हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में अपने 11 लेक्चर हो चुके थे। आज आपका 12वां लेक्चर है। 12वें लेक्चर में क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। आज के जो लेक्चर में रहेगा वो इंडो ग्रीक साम्राज्य रहेगा, शक वंश रहेगा, पल्लव वंश रहेगा और कुषाण वंश रहेगा। ये 4 वंश रहेंगे। इससे पिछले लेक्चर में आपका हो चुका है शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चैद्य वंश। 4 पिछले लेक्चर में हो चुके थे और आज इसमें ये 4 साम्राज्य हो जाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद ना आप शेयर कर दिया करो, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पहुंच सके। आपका कुछ नहीं जाता है। और इसका पीडीएफ जो होता है वो आप ऐप शिक्षा युग 2.0 से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आपका कंटेंट है और ये आपका एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। संपूर्ण भारत का यानी प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास है। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत पे आएंगे, फिर आधुनिक भारत पे आएंगे। आधुनिक भारत में थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वहां ये मान के चलो आप, विपिन चंद्रा जो आईएएस मेंस के लिए काफी कारगर बुक होती है, और एक स्पेक्ट्रम, दोनों से डेटा उठा के दोनों से उसकी कहानी की तरह और उसके जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो फिर आपको पढ़ाएंगे। और ये है, यहाँ से आपके कम क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से सिर्फ फैक्ट्स याद करने के होते हैं, इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा सामान्य रखा गया है। चलते हैं आज के लेक्चर पे। आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं यहाँ से, भारत में हिंद यवन या इंडो ग्रीक राज्य की शुरुआत। 4 राज्य पढ़े, 4 साम्राज्य आज पढ़ेंगे। तो जिसका नाम है आज पहले का इंडो ग्रीक या हिंद यवन। भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य राजनीतिक एकता का अभाव था। इसी अभाव को देखते हुए विदेशी शक्तियों ने भी भारत पर आक्रमण किया है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य थे भारत में, रजवाड़े वगैरह बटे हुए थे। तो अगर यहाँ सभी की स्थिति मजबूत नहीं है, सभी में भेदभाव चल रहे हैं, तो बाहर का व्यक्ति तो फायदा उठाएगा ही उठाएगा, ये तो लाजमी है। कुछ इसी प्रकार की घटना उस समय भी हो रही थी। तो यहाँ से विदेशियों ने आक्रमण किया और लूट खसोट के प्रेरित से यहाँ पे आए थे। भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों की दृष्टि से विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पे है हिंद यवन, दूसरे पे है शक, तीसरे पे है पल्लव और चौथे पे है कुषाण। ये कुछ आए हैं 4 विदेशी, हिंद यवन, शक, पल्लव और कुषाण आए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं हिंद यवन से। अब देखते हैं क्या होता है। सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने सर्वप्रथम पश्चिम तथा मध्य एशिया में अपने आक्रमणों के द्वारा विशाल साम्राज्य बनाया था। सबसे पहले सिकंदर, सिकंदर किसके समकालीन थे? नंदवंश के समकालीन थे, धनानंद के समकालीन थे। पता होना चाहिए समकालीन का भी। सेल्यूकस के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने बरकरार रखा। उनका उत्तराधिकारी का क्या नाम था? एंटियोकस। एंटियोकस उनके उत्तराधिकारी का नाम था, एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में, ये एंटियोकस प्रथम था और एंटियोकस द्वितीय। फिर क्या था, जैसे कि अकबर द्वितीय, अकबर अपने भी थे ना, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, इस प्रकार से यहाँ भी थे। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में भारत के अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में बल्ख के आसपास को क्षेत्र बैक्ट्रिया कहलाया। जो उत्तर प्रदेश, ये अफगानिस्तान का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो भी, मतलब क्या है कि एक विशाल साम्राज्य कोई भी होता ना, उसमें एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसा शासक होता है जो बड़े क्षेत्र को संयोग करके जोड़ के रखता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी डेथ हो जाए या और किसी कारण से कमजोर पड़ जाए सत्ता, तो छोटे छोटे साम्राज्य हैं वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं, वो बड़े राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से छोटे राज्यों का फिर उदय हो जाता है। और यहाँ पे एक बैक्ट्रिया कहलाए, छोटा सा बल्ख राज्य के पास पास एक छोटा सा उत्तर पश्चिम एक क्षेत्र स्वतंत्र हो जाता है, जिसको बैक्ट्रिया कहा गया, बैक्ट्रिया। इससे आगे देखते हैं डियोटस प्रथम के नेतृत्व में, अगले इसके जो उत्तराधिकारी हैं, डियोटस प्रथम के नेतृत्व में बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गया। फिर आते हैं डेमिट्रियस ने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। और डेमिट्रियस बैक्ट्रिया का शासक था। डेमिट्रियस कहाँ का शासक था? बैक्ट्रिया का शासक था। और डेमिट्रियस ने भारत के अफगानिस्तान, जो भारत पहले अफगानिस्तान भारत का क्षेत्र था, पंजाब, सिंध और बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य यानी कि अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। किसने? डेमिट्रियस ने। किसने? डेमिट्रियस ने ऐसा स्थापित राज्य स्थापित कर लिया। कहाँ पे? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। क्योंकि वहां पे जो शक्ति थी, यहाँ जहाँ के जो शासक थे वो अपनी पकड़ को मजबूत नहीं कर पाए थे। और यही स्थिति हमेशा से चलती आ रही थी और आगे भी यही चलती रहेगी। आप मध्यकालीन भारत में चलेंगे तब भी यही होगा। अब
जब तक देखोगे मराठे आ जाएंगे तब तक भी उधर से ही आक्रमण होते हैं। एक यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि हमेशा युद्ध पानीपत में ही क्यों होते थे, क्योंकि उस साइड पे रख रखाव पे ध्यान कम दिया जाता था, तो सभी विदेशी आक्रमण या सभी जो भी बाहरी शक्ति आती थी वो उसी रास्ते से आती थी। इस प्रकार से वहीं पे सबसे पहले कब्जा किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डेमीट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाया। साकल नाम की एक जगह है, साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी और बैक्ट्रिया यूनानी का नाम दिया गया, और जो इस क्षेत्र को इसको हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी के नाम से जाना गया। डेमीट्रियस के वंशज बाद में हिंद यवन, जो डेमीट्रियस के वंशज थे उसके उत्तराधिकारी थे, वो बाद में क्या कहलाए, हिंद यवन या हिंद यूनानी कहलाए। हिंद यवन या हिंद यूनानी वो कहलाए हैं। डेमीट्रियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत में यूनानी और खरोष्टी लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख वाले सिक्के चलवाए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनानी और खरोष्टी लिपियों में सिक्के जारी करने वाला विदेशी कौन था? डेमीट्रियस प्रथम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेमीट्रियस प्रथम, इसने सबसे पहले यूनानी और खरोष्टी लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख वाले सिक्के चलवाए थे। डेमीट्रियस प्रथम ने भारतीय राजाओं की तरह ही उपाधियां धारण की, भारतीय राजाओं की तरह उपाधियां धारण की थी इन्होंने। यूक्रेटाइडस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इनके बाद जो उत्तराधिकारी जो आते हैं यूक्रेटाइडस, और इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। किसको बनाया राजधानी? तक्षशिला को। तो आपकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, छोटे छोटे यही शब्द कंफ्यूज करते हैं और यही शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं। और अदर एग्जाम है वहां तो ये डेटा नहीं उठाए जाते हैं, बट आपकी यूपीएससी में ना शब्दों का खेल रहता है, और हमेशा ना वो भी कई बार क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं गूगल ट्रांसलेट से, तो कई बार शब्द भी इधर उधर हो जाता है। ये भी हमेशा चर्चा का विषय रहता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इनको। तो यूक्रेटाइडस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। फिर आते हैं एक मिनांडर, जो यहाँ के शक्तिशाली शासक हैं। हिंद यूनान शासक में मिनांडर सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं। मिनांडर हैं वो सबसे शक्तिशाली शासक हुए। मिनांडर से कई बार क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, बाकी से इतने नहीं होते, मिनांडर से काफी होते हैं। मिनांडर के बारे में देखते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सर्वाधिक विख्यात हुआ कौन? मिनांडर सबसे विख्यात हुआ है मिनांडर। उसने भारत में यवन सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया है। एक मजबूती जो प्रदान की है ना, वो मिनांडर ने की है। मिनांडर ने की है, और इनका समय है 165 ईस्वी से 165 ईस्वी पूर्व से 145 ईस्वी पूर्व में। मिनांडर ने साकल, आधुनिक सियालकोट, जिनका पहले साकल जब वर्तमान में नाम क्या है सियालकोट, को अपनी राजधानी बनाया। पहले नाम क्या था? साकल, अब क्या है? सियालकोट। जो तब उस समय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। सियालकोट उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यानी कि एजुकेशन हब मुखर्जी नगर था ये। ओके, ये उस समय एजुकेशन हब था, उस समय का सियालकोट एजुकेशन हब था। मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनांडर ने किस से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की थी? तो नागसेन या नागार्जुन से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक है, मिलिंद पन्हो। एक बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक बौद्ध ग्रंथ में मिनांडर द्वारा नागसेन से पूछे गए प्रश्न व नागसेन द्वारा मिनांडर के प्रश्नों के दिए गए उत्तरों का संकलन है। जैसे कि आपने भागवत गीता पढ़ी होगी, उसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण उनके आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। कुछ इसी प्रकार से मिलिंद पन्हो में भी मिनांडर प्रश्न पूछते हैं, और जो ये है नागार्जुन उनके आंसर देते हैं। और अपने धर्म में कौन सी, हिंदू धर्म में कौन सी है? श्रीमद् भगवत गीता। उसमें क्या होता है कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। और इसी प्रकार मिलिंद पन्हो में नामक जो पुस्तक, इसमें बौद्ध ग्रंथ है, ये किससे संबंधित है? एक ये भी हो जाता है मिलिंद पन्हो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, या बौद्ध ग्रंथ है ये। और इसमें क्या दिया गया है? इसमें मिनांडर ने प्रश्न पूछे हैं और नागसेन ने उनके उत्तर दिए हैं, उनका एक संकलन है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में मिनेंडर अथवा मिनांडर का महान दार्शनिक बताया गया है, यानी कि पाली भाषा में लिखा गया है, और इनको एक मिनांडर को एक महान दार्शनिक बताया गया है। सोने के सिक्कों को सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में जारी किया था। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो सोने के सिक्के जो हैं, सोने के सिक्के
हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले भारत में जारी किए थे। सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले कौन थे? सबसे पहले शासक कौन थे? हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक थे। सबसे पहले जारी करने वाले इंडो ग्रीक थे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर प्रांत में हेलेनिस्टिक आर्ट नामक यूनान की प्राचीन कला को विकसित किया। अब इसकी आप इमेज वगैरह हमने डाउनलोड नहीं की, आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, क्योंकि इमेज डाउनलोड करने पर याद जल्दी हो जाता है और ये हमारे ध्यान में नहीं रहा। कई बार हम इमेज या मैप वगैरह ज्यादा ही यूज करते हैं, इस बार ध्यान में नहीं रहा था। अब इसमें सर्च करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हेलेनिस्टिक आर्ट नामक एक यूनानी प्राचीन कला को विकसित किया। गंधार कला जो भारत में विकसित हुई वह इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जो गंधार कला, भारत में 2-3 कला विकसित हुई थी, एक गंधार कला थी, ठीक है। यूनानी आक्रमण व हिंद यूनानी शासकों के भारत में शासन ने भारत में विदेशी आयात निर्यात के व्यापार को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ? विदेशी व्यापार बढ़ावा दिया और इससे विचारों व संस्कृतियों की भी आपसी आदान प्रदान हो गया। अब भी वर्तमान समय में भी सरकार कई बार संस्कृति ऐसा बढ़ावा देती है कि संस्कृति का आदान प्रदान हो, बिजनेस का बढ़ावा हो। तो ये परंपरा तब से चलती आ रही है और अब भी ये जारी है, तब से लेकर अब भी ये जारी है। मिनांडर के बाद हिंद यूनानी शासकों को भारत की शासन व्यवस्था पर प्रभाव कम होता गया। जैसे ही मिनांडर का समय खत्म होता जाता है, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनके बाद हिंद यूनानी है या इंडो ग्रीक है, इनकी जो पकड़ है सत्ता पे, राजनीति पे जो पकड़ है वो कम होती चली जाती है और अंत में यानी कि इनका समय समाप्त हो जाता है और अगली जो जनरेशन आती है, अगले जो शासक आते हैं वो शक आते हैं। शक अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं और शक यहाँ पे फिर शासन करते हैं। सबसे पहले आए थे हिंद यूनानी, फिर आते हैं शक। तो शकों के बारे में अब पढ़ते हैं, शक आ जाते हैं तो शक के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है वो मिनांडर ही होता है, जो मिनांडर ही होता है सबसे ज्यादा। मिनांडर किससे संबंधित है? हिंद यूनानी शासक है, हिंद यूनानी शासक है मिनांडर। फिर चलते हैं शकों का राज्य। शक पढ़ते हैं। तो शक क्या है? यूनानियों के बाद बतौर आक्रमणकारी शक भारत में आए। जो भी ये भारत में आए हैं सब आक्रमणकारी आए हैं। भारत की कुछ एक घुमक्कड़ जातियां हैं, कुछ पशुचारण के लिए आते हैं, कुछ कुछ अलग अलग कंडीशन में भारत में आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? शक मूलतः मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति थी, घुमक्कड़ जाति थी। शक जाति सरदारिया नदी के उत्तरी प्रदेश में निवास करती थी। शक जाति के लोग मूल रूप से चरागाह यानी कि पशु चराते थे, पशु को चरागाह की करते थे और पशु चराने के लिए भारत आए थे, खोज करते करते भारत आए थे। भारत में बहुत सी प्रजातियां, बहुत से अलग अलग वंशज शासक आए हैं और इस संस्कृति में आके मिल गए हैं। बहुत तरह की यहाँ संस्कृतियां समाई हुई हैं, यानी कि अनेकता में भी एकता है हमारे देश भारत में। शक कंधार एवं बलूचिस्तान के बोलना दर्रे से होते हुए सिंध प्रदेश में आकर बस गए थे। इसे अब शकद्वीप कहा जाने लगा। इसको कहा जाने लगा शकद्वीप। ये आए कहाँ से? कंधार और बलूचिस्तान, कंधार और बलूचिस्तान के बोलना दर्रे से होते हुए आते हैं। किस दर्रे से? बोलना दर्रे से होते हुए आते हैं। ये बोलना दर्रे से होते हुए आते हैं और यहाँ आके सिंध प्रदेश में ये बस जाते हैं। और सिंध प्रदेश को उस समय क्या कहा गया? सिंध प्रदेश को उस समय शकद्वीप कहा गया। क्या कहा गया? शकद्वीप कहा गया। यूनानी विद्वानों ने शकद्वीप को इंडोसाथिया नाम दिया। किन्होंने? यूनानी विद्वानों ने। यूनानी विद्वानों ने जो शकद्वीप है जहां पे ये शक आके बसे हैं सिंध प्रदेश में, यहाँ को इंडोसाथिया नाम दिया गया। इस स्थान का नाम दिया इन्होंने इंडोसाथिया, इंडोसाथिया नाम दिया है। भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन कहा गया। भारतीय स्रोतों में इनको शकों को सीथियन कहा जाता है और यूनानी विद्वान इनको इंडोसाथिया कहते हैं, भारतीय इनको सीथियन कहते हैं। शकों को क्या कहते हैं? यूनानी तो बोलते हैं इंडोसाथिया और भारतीय बोलते हैं सीथियन। शकों ने भारत में उत्तर पश्चिम भाग में प्रवेश किया। सभी जो आते हैं उधर से ही आते हैं, उत्तर पश्चिम भारत से ही। शकों की 5 शाखाएं थी। इन्होंने अपने क्षेत्र को 5 शाखाओं में बांटा हुआ था। शकों की हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। 5 भागों में बांटा था और पांचों की अपनी अलग अलग राजधानियां होती हैं। तो देखते हैं वो पांचों राजधानियां कौन कौन सी हैं।
पॉइंट 1 पे देखते हैं, शकों की पहली शाखा ने अफगानिस्तान, शकों की पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब को राजधानी बनाया, तीसरी शाखा ने मथुरा को राजधानी बनाया, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत को राजधानी बनाया और पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन पर राज किया। ऐसे ऐसे 5 जगह पे इन्होंने राज किया है। कहाँ कहाँ पे? अफगानिस्तान पे, पंजाब पे, मथुरा पे और पश्चिमी उत्तर भारत, पश्चिमी भारत पे और कौन सा? ऊपरी दक्कन पे, ऊपरी दक्कन हिस्से पे इन्होंने राज किया है। अफगानिस्तान में शकों ने काबुल को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे थे अफगानिस्तान, यहाँ पे राजधानी बनाया इन्होंने काबुल, अपनी राजधानी बनाया। पंजाब में इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया है। शकों की पांचवी शाखा ने सबसे लंबे समय तक 4 शताब्दी तक शासन किया है। पांचवी जो शाखा थी दक्कन वाली, इन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? पांचवी शाखा ने, जो दक्कन के ऊपर पे राज किया करती थी, जो दक्कन के ऊपरी हिस्से पे राज किया करती थी, इन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक अपना शासन चलाया है। शकों ने भारत में छत्रप अथवा राजा एवं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। छत्रप अथवा राजा और महाक्षत्रप मतलब महाराजा की उपाधि धारण की। इनमें पश्चिमी क्षत्रप सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। जो पश्चिमी राजा थे वो सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध होते हैं। क्षत्रप का मतलब राजा। और ऐसे ऐसे जो भी आपको कंटेंट ये दिख रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, बारी बारी से आप रिपीट करें, क्योंकि आप जिस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे बहुत शब्दों का खेल है और आपको ये पढ़ना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। एक बार आप ये पूरी के पूरे लेक्चर देख लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो और फिर उस नोट्स को आप रिवाइज कर लेते हो ना, फिर आपको शायद कोई दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप एमसीक्यूज लगा सकते हो। जैसे ही ये कंप्लीट होंगे तो हम एमसीक्यूज भी करवाएंगे। हमने शुरुआत करने का प्लान किया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हो नहीं पा रही फिर, तो हम पहले यही क्लियर करते हैं, उसके बाद अगला काम शुरू करेंगे। शकों ने यूनानी शासकों से भी अधिक भारतीय भूभाग पर अधिकार किया। तो यूनानी शासकों ने जो शासन किया था ना, उससे अधिक विशाल क्षेत्र पर शकों ने शासन किया। यूनानियों से अधिक किसने शासन किया? शकों ने शासन किया है, अधिकार किया है। शकों के प्रतिष्ठित राजवंश का नाम कर्दम वंश था। कर्दम वंश था। और इनके सबसे जो हुआ होता है ना, एक क्या होते हैं राजा, मजबूत राजा, यानी कि बाहुबली राजा इनके हैं रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम होते हैं। रुद्रदामन प्रथम से कई बार क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। रुद्रदामन प्रथम से अनेकों प्रश्न पुट किए जाते हैं। रुद्रदामन प्रथम शकों का सर्वाधिक प्रतापी शासक है। रुद्रदामन प्रथम शकों का सर्वाधिक प्रतापी यानी कि महान राजा है। उसका शासन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भूभाग पर था। रुद्रदामन में अपने शासनकाल में, यानी कि रुद्रदामन ने अपने शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत स्थित मौर्यकालीन काठियावाड़, मौर्यकालीन जो क्षेत्र था काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि दोबारा से इसको रिन्यू करवाया था। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन ने सिंध, कोंकण, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात और नर्मदा घाटी के प्रदेशों पर अधिकार कर शासन किया। यानी कि जो आपका क्षेत्र है कौन सा? सिंध। अब मैप लगाना यहाँ हम भूल गए। जैसे कि हम मैप पे बताते हैं कुछ इस प्रकार, अगर मैं मैप बनाऊं तो जल्दी से बनेगा नहीं। मैप देखते हैं कुछ इस प्रकार से। यार पहले तो मैप अच्छा बन जाता था मुझसे। कुछ इस प्रकार का सा मैप मानते हैं। तो सिंध क्षेत्र, यहाँ वाला सिंध क्षेत्र, कोंकण, ठीक है, और आपका मालवा, मालवा का पठार, काठियावाड़, ये गुजरात का ये वाला क्षेत्र, और गुजरात नर्मदा नदी, ये मान कि ये और यहाँ तक क्षेत्र पे ये शासन करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो। चलो यार सुंदर नहीं बना, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इस क्षेत्र पे ये शासन करते हैं। रुद्रदामन संस्कृत भाषा के प्रेमी थे। कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के प्रेमी थे। जहां पहले के प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, जहां इनके प्राकृत अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, वहां रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में, बिल्कुल संस्कृत में मिलता है। गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख किस भाषा में मिलता है? रुद्रदामन का शासक कौन है? रुद्रदामन। अभिलेख कौन सा? गिरनार, गिरनार अभिलेख।
भाषा कौन सी है? संस्कृत। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का कहाँ है ना, सॉरी, किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलें, गुजरात में समुद्री व्यापार से शकों को काफी लाभ होता है, जिससे उन्होंने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए हैं। चांदी के सिक्के जारी किए काफी ज्यादा, किसने? शकों ने। और शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? सातवाहनों ने। सोने के किसने किए थे? हिंद यूनानियों ने। उज्जैन के शासक ने 58 ईस्वी पूर्व में शकों को हराकर, उज्जैन के शासक हैं 58 ईस्वी पूर्व में शकों को हरा देते हैं, शकों को हराकर खदेड़ दिया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने? उज्जैन के शासक ने। ये विक्रमादित्य की उपाधि बहुत लंबे समय तक चलती है। उसी समय से विक्रम संवत नाम एक नया संवत शुरू होता है और विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन जाती है। ये जो लोकप्रिय उपाधि हो जाती है कौन सी? विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य तृतीय, ऐसे करके ये विक्रमादित्य की जो उपाधि है ये बहुत फेमस हो जाती है और विक्रम संवत एक संवत शुरू हो जाता है। उससे पहले भी एक संवत शुरू हुआ था, कमेंट करके बताएं शक संवत किसने शुरू किया था, कमेंट करें आप। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजाओं की संख्या कुल मिला के 14 हो जाती है, जिनमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये गुप्त सम्राट से है, गुप्त साम्राज्य से। इससे अगला जो हम पढ़ेंगे ना अगले लेक्चर, उसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त नाम देखते आप मौर्य लगा देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग अलग शासन करता है, अलग अलग वंशज हैं ये। चौथी शताब्दी के अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और काठियावाड़ प्रदेशों को विजित कर लिया और शकों को उन प्रदेशों से खदेड़कर भारत में शकों की सत्ता को बिल्कुल समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त जो द्वितीय होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, 14 तक पहुंच जाते हैं इनकी संख्या। मालवा और काठियावाड़ प्रदेशों को ये जीत लेते हैं और यहाँ से शकों को खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं और शकों की सत्ता को ये समाप्त कर देते हैं और यहाँ से शक सत्ता समाप्त हो जाती है। इससे अगला जो वंश जाता है पल्लव वंश। कौन सा वंश आता है? पल्लव वंश। पल्लव वंश देखते हैं, इनको पार्थियन या पल्लव वंश के नाम से जानते हैं। शकों के बाद पल्लव या पार्थियाई आक्रमणकारियों का भारत में अधिपत्य हुआ। पार्थियन मूल रूप से ईरान के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? ईरान के निवासी हैं। पल्लव कहाँ के निवासी हैं? ईरान के निवासी हैं, जिन्हें भारतीय इतिहास में पल्लव कहा गया। पार्थियन थे, भारतीय इतिहास में इनको पल्लव बोला गया है। पल्लवों ने सर्वप्रथम अराकोशिया और सिस्तान में अपनी राज्य सत्ता स्थापित की। वहीं के क्षेत्र जिनका संस्थापक कौन था? बनान था। बनान इनका संस्थापक था। यूनानी शासक एंटियोकस द्वितीय के विरुद्ध किए गए विद्रोह का नेतृत्व पल्लवों की ओर से आर्सेकिज ने किया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं यूपीएससी के अलावा, ये ऐसी थॉट्स ऐसे फैक्ट्स ज्यादा नहीं आते भैया, यूपीएससी वालों को याद रखने ज्यादा पड़ते हैं। यूनानी शासक एंटियोकस द्वितीय हैं, यूनान के शासक हैं। इनके विरुद्ध किए गए विद्रोह का नेतृत्व पल्लवों की ओर से किसने किया था? आर्सेकिज ने किया था। किसने किया था? आर्सेकिज ने किया था। गोडोफर्निस पार्थिया, गोडोफर्निस है, गोडोनिस पर्थिया का अंतिम व सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट था। गोडोफर्निस ने 20 ईस्वी से 40 ईस्वी तक शासन किया है। गोडोफर्निस ने 20 ईस्वी से 40। तो इंपॉर्टेंट तो ये है कि पार्थिया का अंतिम और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोडोफर्निस पार्थिया। गोडोफर्निस गोडोफर्निस के शासनकाल में संत टॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आए थे। संत टॉमस किस धर्म से संबंधित थे? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कौन आए थे? संत टॉमस। संत टॉमस किसके शासनकाल में? गोडोफर्निस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? गोडोफर्निस के शासनकाल में कौन आए थे? संत टॉमस। कौन आए थे? संत टॉमस। किस धर्म के लिए? ईसाई धर्म के लिए। कौन से धर्म के लिए? ईसाई धर्म के लिए। और ईसाई धर्म भारत में यहां से प्रचार का प्रारंभ होता है। फिर आते हैं मिश्राडेट्स प्रथम पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक है। पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मिश्राडेट्स। मिश्रा जी याद रह जाता ना, तो मिश्रा जी के आगे डेट्स और लगा लेना, ठीक है। मिश्राडेट्स पार्थियन साम्राज्य के संस्थापक होते हैं। पार्थियनों की राजधानी तक्षशिला है। पार्थियनों की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी।
पार्थियन बौद्ध धर्म के स्वावलंबी थे। ये किस धर्म को मानने वाले थे? ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को ये मानते थे। गोडोफर्निस की मृत्यु के साथ ही भारत में पार्थिया साम्राज्य का पतन हो जाता है। जैसे ही गोडोफर्निस की मृत्यु हो जाती है तो पार्थिया साम्राज्य का पतन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और कुषाणों ने पार्थियनों पर लगातार प्रभावी आक्रमण करके इनकी शक्ति को खत्म कर दिया और यहाँ से पार्थिव या पल्लव वंशों का समापन हो जाता है। और फिर आते हैं इनसे आगे कौन? कुषाण। कौन आते हैं? कुषाण आते हैं। अब देखते हैं कुषाणों के बारे में। विदेशी आक्रमणकारी शक्ति हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, और यहाँ पे हमने विदेशी आक्रमणकारी शक्ति पढ़ी है। सॉरी, वो देशी थी, ये विदेशी। 4 विदेशी आक्रमणकारी शक्ति पढ़ी है। विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों में सबसे आखिर में पल्लवों के बाद कुषाण भारत में आए थे। सबसे लास्ट में कौन आते हैं? कुषाण। कुषाण चीन के यूची और तोखरी जाति से संबंध थे। यूची और तोखरी। आपसे पूछेगा कुषाण कहाँ से संबंध रखते थे? ये चीन से। चौमेऊ वाले थे, चौमेऊ, ठीक है, ये चीनी थे, ये चीनी। सूची नाम का कबीला, जो यूची है, सूची नहीं, तो यूची और तोखरी जाति से संबंधित थे। 2 जातियां थी, यूची और तोखरी। देखो यूची च्योमेऊ में ऐसी होती है वहां की। यूची नाम का कबीला 5 कुलों में बांटा गया था, यानी कि बट गया था, जिनमें से एक कुल था कुषाण। ये जो है इसका 5 हिस्से हो जाते हैं। यूची के 5 हिस्से हो गए, जिसमें से कुषाण भी एक हिस्सा था उनका। कुजुल कडफिसेस कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का भारत में संस्थापक था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का भारत में शासक था। कडफिसेस द्वितीय ने कुषाण सत्ता को भारत में स्थायित्व प्रदान किया। और ये जो आपका कडफिसेस था ना, कुजुल कडफिसेस, ये तो संस्थापक थे, और इस सत्ता को मजबूत करने वाले कौन है? कडफिसेस द्वितीय। कुजुल ने तो स्थापना की थी, और इसको मजबूती किसने की? द्वितीय ने। कडफिसेस द्वितीय ने स्थिति को मजबूत किया। और यहाँ के सबसे शक्तिशाली जो शासक हैं वो होते हैं कनिष्क। कनिष्क, तो थोड़ा सा कनिष्क के बारे में भी जान लेते हैं। जो भी यहाँ पे वंशज जो शासक मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनका एक अलग से ही क्वेश्चन पुट हो जाता है। तो अब चलते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बारे में देखते हैं। कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। कुषाणों की राजधानी फिरोजपुर, जब इसका वर्तमान नाम पेशावर है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कुषाणों की राजधानी क्या थी? फिरोजपुर। क्या है? ये पेशावर है, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। वर्तमान में ये पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। और कुषाणों की दूसरी राजधानियां उपराजधानी मथुरा थी, जो कि पड़ता आपका यूपी में, भारत में, यूपी, इंडिया। तो इसका तो पता ही है कहाँ पड़ता है, हमारा ग्रेट इंडिया। 78 ईस्वी में कनिष्क ने राज्य सत्ता संभालते ही एक संवत चलाया, जिसको हम बोलते हैं शक संवत। कनिष्क ने चलाया था शक संवत। क्या हो गया भाई, आंधी आ गई क्या? शक संवत चलाया था किसने? कनिष्क ने, 78 ईस्वी पूर्व। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शक संवत किसने चलाया था? 78 ईस्वी पूर्व कनिष्क ने चलाया था। शक संवत को भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जो आप यूज करते हैं पंचांग शक संवत, वो भारत सरकार यूज करती। किसने चलाया था? वो कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी पूर्व में। 78 ईस्वी में। शक संवत को भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क ने अपना साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर सारनाथ वाराणसी तक फैला लिया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और यह संरक्षक भी था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुंडलवन कहाँ? कुंडलग्राम या कुंडलवन, कश्मीर में। कौन सी बौद्ध संगीति? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ये मैंने पिछले जो बौद्ध धर्म पढ़ाया था ना, उसमें कौन सी संगीति कहाँ कहाँ हुई है, और उनके कौन से किसके शासनकाल में हुए हैं, और वहां की बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, ये वहां उस क्लास में मैंने सारे के सारे डेटा दे रखे हैं। वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप याद कर लेना।
कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। बौद्ध यान महायान और हीनयान में बट गया था। बौद्ध धर्म है जो बाद में चल के महायान और बौद्ध हीनयान में बढ़ जाता है, और ये महायान संप्रदाय के अनुयायी होते हैं उस समय पे। अब एक है राजवैद। वैद यानी कि वैद का पता होता है, ऐसे ऐसे वैद हुआ करते हैं हमारे देश में, ऐसे ना इनको पकड़ के, हाथ को पकड़ के, बोलते हैं इनको नाड़ी पकड़ के उनका इलाज कर दिया करते, बता देते इनको क्या बीमारी है। तो ऐसे ही एक चरक कनिष्क के दरबार में एक महान आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, वह कनिष्क का राजवैद्य था। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थी। क्वेश्चन पूछता है कई बार, कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में। अशोक घोष कनिष्क का राजकवि था, ये भी आपके लिए जरूरी है। अशोक घोष कनिष्क का राजकवि कौन था? अशोक घोष। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ये पॉइंट दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं ये वाले पॉइंट। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र लिखी थी, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को किसने लिखी थी? अशोक घोष ने। अशोक घोष कौन था? कनिष्क का राजकवि था। अशोक घोष कौन था? कनिष्क का राजकवि था। अशोक घोष ने सूत्र अलंकार की भी उत्कृष्ट रचना की थी। किसकी? सूत्र अलंकार। सूत्र अलंकार की भी रचना की थी। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र ने क्या किया था भाई? वसुमित्र ने महाविभास सूत्र की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास को, महाविभास सूत्र को कहा जाता है। और महाविभास सूत्र किसने लिखा था? वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कनिष्क के दरबार की अन्य विभूति थे कौन से? महाचेत थे, नागार्जुन थे, पार्श्व थे, वसुमित्र थे और सग्रक्ष थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, जो कि कैंडिडेट को याद नहीं रहते, ध्यान नहीं देते हैं। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो जाती है, और कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक ही चलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोई इंपॉर्टेंट है तो हम बताएंगे। भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे। सबसे पहले जो सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले हिंद यूनानी थे। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक शुद्धता वाले कुषाणों ने। देखो ये पॉइंट ध्यान में रखने की है। यहां शब्द यूज हुआ शुद्धता, सर्वाधिक शुद्धता, शुद्धता वाले। और सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने किए थे, और शुद्धता वाले किसने? कुषाणों ने किए थे। उनके स्वर्ण मुद्राओं की उत्कृष्टता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी उत्कृष्ट है। यानी कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के उनसे भी ये बेस्ट क्वालिटी के हैं। कनिष्क काल में जारी किए गए 3 प्रकार की मुद्राओं में प्रथम प्रकार की मुद्राओं पर यूनानी देवता की फोटो है, यूनानी देवता की है, यूनानी देवता सूर्य। दूसरे पे है चंद्रमा। दूसरे प्रकार की मुद्राओं पर ईरानी देवता अग्नि। ठीक है, पहले पे कौन है? यूनानी देवता चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा। और दूसरे प्रकार की मुद्राओं पर ईरानी देवता अग्नि के चित्र हैं, अग्नि के चित्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। भारतीय इतिहास के अनेक इतिहासकारों ने कनिष्क को द्वितीय अशोक की, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कनिष्क को द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क को। द्वितीय अशोक किसे कहा गया? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया है, या द्वितीय अशोक किसे कहा गया है? तो आप लिखोगे कनिष्क को। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ है। तो आज के लेक्चर में अपने ये थे। आप ये पीडीएफ ध्यान एक बार, जो आपका वीडियो है एक बार रिवाइज करके आप देखेंगे, और रिवाइज करके देखने के बाद ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप। और जितने भी यहाँ पे कंटेंट है ना, जितना भी कंटेंट है आपको बार बार रिवाइज कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं होता ज्यादा। हो सकता है कोई पॉइंट छूट जाए बाय द वे,
तो वो आपको प्रैक्टिस सेट में हम करवा देंगे। लेकिन इसके अलावा ज़्यादा कुछ बचता नहीं है और यही आप याद करोगे, कोई भी आप बुक उठा के देख लेना, इनसे ज़्यादा कोई ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। वो बात अलग है, आप यूपीएससी मेंस की उठाओगे ना तो स्पेशल इतिहास में यहाँ से कुछ ज़्यादा मिलेगा, या आप पीएचडी करोगे इस पे तो कुछ बहुत अलग मिलेगा। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा या यूपीएससी का कोई एग्जाम है या फिर आपका स्टेट पीसी से, तो यहाँ से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतने ही एग्जाम में ये ही डेटा पूछे जाते हैं। तो एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, ये मतलब नहीं होता बहुत कुछ पढ़ना, बहुत कुछ छोड़ना भी एक अपना मकसद होता है ऐसे बड़े एग्जामों में। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।